हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। एसएससी सिजिल एग्जाम 2023 25 जुलाई थर्ड शिफ्ट का जैसे कि एग्जाम समाप्त हो चुका है। दोस्तों आज हम इस सेशन में 25 जुलाई थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन पूरा जरूर देखिएगा। विथ एक फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि आने वाले एग्जाम में जो है आपको मदद मिल सके। और एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहा हूँ, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मकर संक्रांति को माघी साजी के रूप में जो है किस राज्य में मनाया जाता है, यानी कि कहा जाता है। तो मकर संक्रांति को जो है माघी साजी के रूप में जो है कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है हिमाचल प्रदेश, आपका करेक्ट आंसर होता है। हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों के द्वारा जो है माघी साजी मकर संक्रांति को कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों को देख लेते हैं, जैसे कि नाटी, डांगी लोक नृत्य, छनक्षम लोक नृत्य, दानव एवं राजसी नृत्य, कयांग माला नृत्य, दलसो एवं चुलाम्बो नृत्य, धूरे नृत्य, सान अब सब्बू नृत्य, लाडली और घूंघटी नृत्य, स्वागतेंगी नृत्य। ये सभी जो हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो आप इन सभी को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लोक नृत्य भी जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए किन किन राज्यों में जो है मकर संक्रांति को किस नाम से जानते हैं उन्हें देख लेते हैं। मकर संक्रांति को किन किन राज्यों में किस नाम से जानते हैं, जैसे कि कश्मीर में जो है सिसूर संकेत के रूप में जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में माघी साजी के रूप में कहा जाता है, पंजाब में जो है पंजाब और चंडीगढ़ में जो हरियाणा में जो है लोहड़ी के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में उत्तरायणी और घुतियानी यानी कि घुंघुतियार के नाम से भी जानते हैं, गुजरात में जो है उत्तरायण पर्व के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, केरल में जो है मकर बिलक्कू के नाम से जानते हैं, मकर बिलक्कू केरल में कहा जाता है, मणिपुर में कंगसुब्बी, नेक्स्ट झारखंड में दूसु पर्व, और उड़ीसा में जो है मकर चौसा के नाम से जानते हैं, पश्चिम बंगाल में एवं त्रिपुरा में जो है पौष क्रांति के नाम से जानते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम में जो है माघी बिहू के नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भोगी पंडुगाई और तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जानते हैं। वहीं देखें तो मकर संक्रांति के नाम से जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू, दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में जो है मकर संक्रांति को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो इन सारे फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि किस राज्य में जो है किस नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भी जो है यहाँ से भी एग्जाम पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्र नीति से संबंधित है। तो केलुचरण महापात्रा जो है उड़ीसा शास्त्र नीति से संबंधित है, तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें तो केलुचरण महापात्रा को जो है उड़ीसा में देखा जाए तो पद्म विभूषण पुरस्कार से पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, यानी कि उड़ीसा में देखा जाए तो सबसे पहले जो पद्म विभूषण पुरस्कार जो मिला गया था इन्हीं को प्रदान किया गया था पद्म विभूषण पुरस्कार, जो कि उड़ीसा के पहले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। वहीं देखें तो उड़ीसा के प्रसिद्ध नर्तक जो हैं सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, रजनीकांत महापात्रा और गंधर्व प्रधान, ये सभी जो हैं उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख नर्तक हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि इस प्रकार है। मणिपुर सतरिया, मणिपुर जो कि मणिपुर से संबंधित है, सतरिया जो कि आसाम से संबंधित है, उड़ीसी उड़ीसा से संबंधित है, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो ये कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इन 8 शास्त्रीय नृत्यों को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध व्यक्ति वेम्पति चित्रा सत्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो वेम्पति चित्रा सत्यम जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होता। इन्हें जो है 25 अक्टूबर 1929 ईस्वी में जो है कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में जो है इनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1929 को। कुचिपुड़ी भारत का 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है।
इनके 8 जो शास्त्र नृत्य हैं उनमें से जो है एक कुचिपुड़ी भी है। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकारों को देखें तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, सुंदरा स्वप्न सुंदरी, राजा एवं राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, यानी कि अधिकांश जो रेड्डी परिवार से संबंध रखते हैं वह कुचिपुड़ी से संबंधित रहते हैं कलाकार। तो इन सभी कलाकारों को भी नाम ध्यान में रखेगा, क्योंकि जो 8 शास्त्र नृत्य हैं उनके कलाकार के रूप में भी पूछा जा रहा है। तो आप इन सभी जितने भी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उन सभी के 8 शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकारों को जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो ये क्वेश्चन हमें कन्फर्म नहीं मिल पाया था, किन्हीं के द्वारा बताया गया था, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो बता देते हैं। तो इसे देख लेते हैं, इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट को शायद आगे एग्जाम में भी पूछा जा सके। तो टोक्यो ओलंपिक 2022 देखा जाए तो उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे मैरी कॉम एवं मनप्रीत सिंह थे, जो कि हॉकी कैप्टन थे। मनप्रीत सिंह, इन दोनों के द्वारा जो थे टोक्यो ओलंपिक 2022 के ध्वजवाहक के रूप में रहे थे। दिग्गज बॉक्सिंग जो थे मैरी कॉम एवं हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह, जो कि टोक्यो ओलंपिक के भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे थे। जबकि समापन समारोह में देखा जाए, समापन समारोह के समय जो है बजरंग पुनिया, जो कि भारत के ध्वजवाहक रहे थे। टोक्यो ओलंपिक 2007 में टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीते गए थे। ये जो 7 पदक देखा जाए तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो चलिए इन्हीं के पदक में देख ले कौन कौन किनके द्वारा जो है कौन सा मेडल जीता गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देखा जाए तो भारत के पदक तालिका जो है इस प्रकार है, जैसे कि मीराबाई चानू जो कि सिल्वर मेडल जीते थे, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं, और लवलीना बोर्गोहेन जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, ये भी बॉक्सिंग से संबंधित हैं। पीवी सिंधु जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। रवि कुमार दाहिया जो कि सिल्वर मेडल जीते थे, ये जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। सॉरी, मेंस फ्री फाइटर यानी कि 57 किलो से 57 किलो का जो कैटेगरी का जो वर्ग होता है उसमें जो है रवि कुमार दाहिया के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था। नेक्स्ट हॉकी का जो है हॉकी टीम के द्वारा जो है एक ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। नेक्स्ट बजरंग पुनिया जो इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था, जो कि रेसलर थे। नेक्स्ट नीरज चोपड़ा जो कि एकमात्र भारत के लिए गोल्ड मेडल जीताए थे, जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के जो पहली महिला अध्यक्ष थे पीटी उषा थी। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता पीटी उषा आपका करेक्ट आंसर होता। तो वर्ष 1927 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक संघ की यानी कि IOA का जो है गठन किया गया था। इनके जो संस्थापक जो अध्यक्ष रहे थे सर दुआबजी टाटा रहे थे, और जबकि डॉक्टर AG नोहरे जो कि इनके सचिव रहे थे। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गैर कर राजस्व के अंतर्गत आता है, यानी कि गैर राजस्व के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो आपके ऑप्शन जी इस रूप में दिया गया था, पूंजी व्यय, राजस्व व्यय, राजस्व प्रतियां। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता राजस्व प्रतियां आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की 15वीं जनगणना किस वर्ष आयोजित किया गया था। जैसे कि पिछले के शिफ्टों में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इस सब का कि 2011 के जनगणना से डिफरेंट 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 2011 का जनगणना भारत का लोक नृत्य और जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं इन सभी को जरूर देख कर जाएगा, क्योंकि यहाँ से डिफरेंट 1 से 2 क्वेश्चन दिखने को मिल रहे हैं, जिनका फिर नेक्स्ट डे में आने वाला शिफ्ट में एग्जाम है। इन सभी को आप ध्यानपूर्वक जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो 2015वीं जो जनगणना था 2011 का जनगणना था, तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 2011 का जनगणना आपका करेक्ट आंसर होता। 2011 की जो जनगणना थी वह 15वीं जनगणना थी, जबकि आज़ादी का देखा जाए आज़ादी के बाद का जो है यह 7वीं जनगणना है। तो आप ये भी ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो 2011 का जनगणना का जो आदर्श भाग था हमारा जनगणना हमारा भविष्य था। पहली जो जनगणना देखा जाए तो किया गया था 17 फरवरी 1872 ईस्वी को लॉर्ड मेयो के समय में किया गया था, जो कि पहला जनगणना था। जबकि पहली नियमित जनगणना जो करवाया गया था नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में करवाया गया था। तो इन सारे फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि
निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी? तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो करवाया गया था वह लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता लॉर्ड रिपन आपका करेक्ट आंसर होता। वही देखें तो लॉर्ड रिपन जो है 1882 ईस्वी में इनके द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। वही इनके द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में ही समाप्त किया गया था, जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था, यानी कि लगाया जो गया था प्रेसों पर वह लॉर्ड लिपन के द्वारा लगाया गया था, लिटन के द्वारा, जबकि रिपन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया गया था। और लॉर्ड रिपन जो इनका जो शासनकाल था भारत में 1880 से लेकर जो है 84 तक ये भारत के 7वें वायसराय के रूप में रहे थे। वहीं देखें तो लॉर्ड रिपन जो कि 1882 ईस्वी में इनके द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट लॉर्ड डलहौजी जो कि इन्हीं के समय में जो है इन्हें भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जानते हैं और इनके द्वारा जो है व्यक्तिगत सिद्धांत को भी शुरू किया गया था और इन्हीं के द्वारा जो रेलवे चलाया गया था उनकी जो दूरी था 34 किलोमीटर था, जो कि थाने से मुंबई के मध्य चलवाया गया था। नेक्स्ट लॉर्ड लिटन जो कि इनके उल्टे चरित्र के वायसराय के रूप में जानते हैं, जो कि इनके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट लॉर्ड कर्जन जिन्हें भारत का औरंगजेब के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं के समय में जो है 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। 1905 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। तो इन सारे फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तत्व की संयोजकता जो है बदलती रहती है? तो आपके ऑप्शन में जो रूप में दिया गया था सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर दिया गया था, एक और दिए गए थे उसका कंफर्म नहीं मिल पाया ऑप्शन में। तो जिसकी जो संयोजकता बदलती रहती है तो सल्फर आपका करेक्ट आंसर होता। सल्फर की जो संयोजकता जो है इसकी बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु में कितने कृषि जोन हैं? इनकी तमिलनाडु को जो है कितने कृषि जोन में विभक्त किया गया है? तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 7 जोन आपका करेक्ट आंसर होता, जो कि तमिलनाडु को जो है 7 कृषि जोन में विभक्त किया गया है। ये जो 7 कृषि जोन है जैसे कि उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी, दक्षिणी और उच्च वर्षा और उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी एवं कावेरी क्षेत्र और डेल्टा क्षेत्र, इन सभी 7 भागों में जो है कृषि जोनों में तमिलनाडु को विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे बड़ा दून कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो दून है देहरादून है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता देहरादून आपका करेक्ट आंसर होता। देहरादून देखा जाए तो सभी टीलों में जो है सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई जो है 22 से 25 किलोमीटर है। भोटिया लोग जो कि महान की घाटियों में मुख्य रूप से निवास करते हैं। कुछ प्रमुख घाटियों को देख लेते हैं, जैसे कि फूलों की घाटी जो कि पश्चिमी हिमालय का हिस्सा है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दून घाटी जो कि निचली हिमालय का हिस्सा है, जो कि यह भी उत्तराखंड में स्थित है। ब्रह्मपुत्र घाटी जो कि असम में स्थित है। लेटलम घाटी जो कि शिलांग मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट बासुंग घाटी और बेरेंग घाटी ये सभी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जास्कर की घाटियाँ जो कि लद्दाख में स्थित है। तो इन सभी प्रमुख घाटियों को भी ध्यान में रखेगा कि कौन सा घाटी कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनेस्को की विरासत में कौन कौन सा जो है रेलवे क्षेत्र शामिल है, यानी कि यूनेस्को की विरासत में जो है कितने रेलवे क्षेत्र शामिल हैं? तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 4 रेलवे क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होता, जो कि यूनेस्को की विरासत में शामिल है। वहीं देखें तो भारत के रेलवे के जो है 4 विश्व धरोहर जो कि जैसे कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि जिन्हें जो है 1999 में शामिल किया गया था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005, कालका शिमला रेलवे 2008, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई जिसे 2004 में शामिल किया गया था। तो इन सारे को आप ध्यान में रखेगा कि कौन कौन से ये सभी रेलवे जोन हैं, रेलवे क्षेत्र हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश की समीक्षा करने का शक्ति है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है आदेश की समीक्षा करने का शक्ति है? तो अनुच्छेद 137 आपका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 137 के तहत ही ये करते हैं। वहीं देखते हो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है निर्णयों एवं आदेशों की जो समीक्षा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा जो बनाए गए किसी भी कानून को जो है
प्रावधानों या अनुच्छेद 145 के तहत अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन सुप्रीम कोर्ट के पास उनके द्वारा सुनाए गए किसी भी फैसले पर दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति दी गई है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2018 में एशियाई खेलों के ध्वजवाहक कौन थे। तो 2018 के एशियाई खेलों का ध्वजवाहक पूछा गया था। तो 2018 के जो एशियाई खेल के जो ध्वजवाहक जो रहे थे नीरज चोपड़ा रहे थे। तो आपका जो क्रेडिट जो आंसर होता नीरज चोपड़ा आपका क्रेडिट आंसर होता। वहीं देखें तो इसका जो आयोजन है 2018 का एशियाई जकार्ता में इसका आयोजित किया गया था। जकार्ता और पलमबर्ग इंडोनेशिया में जो है 18 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच जो है इसका आयोजन करवाया गया था। वहीं देखें तो नीरज चोपड़ा जो कि उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक रहे थे, जबकि रानी रामपाल को जो है ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज हमें जो है सेकंड शिफ्ट का इतना ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाए थे। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।